8वां ग्रंथ है दलित साहित्य का चिंतन पक्ष। उस किताब को लेकर संक्षेप में ही बात करूंगा। आदरणीय रणसुभे सर के साहित्यिक चिंतन में सबसे उनकी साहित्यिक प्रतिबद्धता अगर देखी जाए तो दलित साहित्य को लेकर है। हिंदी भाषी समाज में दलित साहित्य को स्थापित करने में आदरणीय सर का बहुत बड़ा योगदान है और पिछले 40 साल से आदरणीय सर निरंतर दलित साहित्य को लेकर चिंतन कर रहे हैं। दलित साहित्य के केंद्र में जितनी भी साहित्यिक विधाएं हैं उन विधाओं को लेकर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और यह किताब सर के पिछले 40 साल के सफर का एक साहित्यिक दस्तावेज है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी को ज्ञात है 90 के दशक में हिंदी में दलित साहित्य का आरंभ हो रहा था। उसके पूर्व ही मराठी में दलित साहित्य, विशेषतः दलित आत्मकथाएं लिखी जा रही थी और तब तक हिंदी भाषी प्रदेश में कोई आत्मकथा लिखी नहीं गई थी। लेकिन सर ने सबसे पहले यहाँ की मराठी आत्मकथाओं का अनुवाद हिंदी में करके हिंदी दलित आत्मकथा के लिए एक प्रेरणा दी। साथ साथ उनका यह कार्य कोई सहज और साधारण कार्य नहीं था। उस समय के मुख्य धारा के लेखक हो, प्रकाशक हो, उन्होंने इन आत्मकथाओं का कोई विशेष स्वागत नहीं किया। उल्टा इनके आत्मकथाओं के प्रकाशन के संदर्भ में आत्मकथात्मक उपन्यास ऐसा कहकर इस आत्मकथा के अंतरंग की जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को नकारते हुए उसको काल्पनिकता से जोड़ रहे थे। तो सर ने इन आत्मकथाकारों की जो दर्दनाक सच्चाई है, उन्होंने जो भीषण अनुभव अपने जीवन में ग्रहण किए हैं वो अपने आंखों से देखे थे। इस कारण उस समय भी उन्होंने फिर उन दलित आत्मकथाओं पर गहन चिंतन करते हुए उस विधा को, दलित साहित्य को हिंदी भाषी प्रदेश में प्रस्थापित करने की दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य किया है और यह किताब उस कार्य का एक लेखक होता है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी बात, जब दलित साहित्य आरंभ हुआ, प्रगति पथ पर चल रहा था, उसके बाद पिछले 10-15 वर्षों में जब हम हिंदी दलित साहित्य की स्थिति देखते हैं, कुछ दलित लेखकों का यह आग्रह हो रहा है कि दलित साहित्य पर चिंतन या दलित साहित्य पर सृजनात्मक लेखन केवल दलित ही कर सकता है। मुख्य धारा का कोई लेखक, दलितेतर कोई लेखक दलित साहित्य पर लिख नहीं सकता है, उसको यह अधिकार नहीं है और इसमें फिर स्वानुभूति और सहानुभूति की बात हो रही है। और कुछ दलित लेखकों की यह मानसिकता अराजक प्रवृत्ति तक गई हुई है, जिसके परिणाम हम देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मुंशी प्रेमचंद पर तो कड़े हमले हुए, शाब्दिक हमले हुए, उनके उपन्यास रंगभूमि में जलाया गया और कफन कहानी को लेकर आज भी बहुत कटु चर्चा हो रही है कि प्रेमचंद जी दलित जीवन पर लिख नहीं सकते हैं। लेकिन आदरणीय रणसुभे सर ने पिछले 40 वर्षों में, जैसे सतीश यादव सर ने कहा कि रणसुभे सर के चिंतन के केंद्र में कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई प्रदेश नहीं है। उनके चिंतन के केंद्र में सिर्फ मनुष्य है और प्रेमचंद की ओर वो मनुष्य के रूप में देखते हैं। प्रेमचंद किस जाति के थे, किस धर्म के थे, इसको वो देखते नहीं और प्रश्न पूछते हैं उन कट्टरपंथीय दलित लेखकों को, आलोचकों को कि प्रेमचंद का समग्र साहित्य पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगता है क्या कि प्रेमचंद दलितों के खिलाफ हो गए? हमारे मन में ऐसी कोई भावना निर्माण होती है क्या? ऐसे प्रश्न पूछकर संवाद की शैली में कहीं पर भी रणसुभे सर अपने मतों को थोपते नहीं है, संवाद करते हैं वो लेखकों के साथ, आलोचकों के साथ। और उनके इस संवाद का ही ये परिणाम है कि हर समय चिंतन करते हुए वो प्रश्न पूछते हैं, संवाद करते हैं कि तुम पढ़ो उसे, प्रेमचंद जी की बाकी रचनाएं पढ़ो, प्रेमचंद का समग्र साहित्य पढ़ने के बाद तुम सोचो कि क्या प्रेमचंद वर्णाश्रमी व्यवस्था का समर्थन करने वाले तुम्हें लेखक लग रहे क्या, दलितों के विरोधक लग रहे क्या? तो इस कारण आज अगर दलित चिंतक, दलित लेखक भी सर का यह ग्रंथ पढ़ते हैं, मुख्यधारा के लेखक आज दलित साहित्य पर आरोप लगा रहे हैं कि दलित साहित्य में प्रसंगों की पुनरावृत्ति हो रही है, असभ्य भाषा का प्रयोग हो रहा है, अश्लीलता की हद तक जा रहा है। तो मुख्यधारा के लेखकों के लिए भी रणसुभे सर कुछ हिदायतें देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि आपको भी
कुछ चिंतन करना होगा। आपको मुख्य धारा के साहित्य के जो मानक है, जो सौंदर्य शास्त्र है, उसके अनुरूप इसका मूल्यांकन करना उचित नहीं है। आपको दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गढ़ना है और इस दृष्टि से मैनेजर पांडेय जी ने जो काम किया है उसको सर प्रकाश में ला रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, दलित साहित्य को स्थापित करने के बाद आत्मकथा यह दलित साहित्य की केंद्रीय मुख्य विधा रही है और हिंदी की लगभग सभी आत्मकथाएं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मराठी की लगभग सभी दलित आत्मकथाएं, इन आत्मकथाओं का सर ने गहन अध्ययन चिंतन तो किया ही है, इस पर समीक्षा लिखी है और यह समीक्षा केवल आत्मकथाओं का परिचय देने वाली समीक्षा नहीं है। हर आत्मकथा के चिंतन करते समय सर उस आत्मकथा का तटस्थ मूल्यांकन करते हुए उसके गुण दोषों का विवेचन करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा रचनाकार हो। मेरे ख्याल से 84 बेचे जी की आत्मकथा में एक प्रसंग सर को ठीक नहीं लगा, जिसकी उस आत्मकथा में कोई जरूरत नहीं थी। सर ने स्पष्ट शब्दों में लिखा इस प्रसंग की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं थी, क्या औचित्य है इसका। बाकी कुछ आत्मकथाकारों ने जो खुद को बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी मानते हैं लेकिन भाग्यवाद का आग्रह करते हैं और साथ साथ कोई संविधान का विरोध करता है, संविधान में बाबा साहब ने ये भी लिखा सिर्फ पन्ने भरने के लिए जो है दलितों का आरक्षण लिखा है, ऐसी भयावह टिप्पणी करते हैं। तो रणसुभे सर उनको भी समझाते हैं कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन को पढ़ो और तुम्हें क्या अधिकार है बाबा साहब के इतने उच्च वैचारिक ग्रंथ पर कटु टिप्पणी करने का। और भी कई सारी बातें हैं हिंदी दलित उपन्यासों को लेकर। एक जो सर ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि उपन्यासों का मूल्यांकन करने का समय अभी नहीं आया हुआ है। कम से कम इस विधा में और 15-20 वर्ष जो है निरंतर लिखा जाना चाहिए, विभिन्न विषयों पर लिखा जाना चाहिए, तब आप इसका मूल्यांकन करके अच्छे उपन्यास, साधारण उपन्यास या फिर कुछ अलग उपन्यास ऐसा कह सकते हो। ऐसी कई सारी मान्यताएं और भी कई सारे मुद्दे इस ग्रंथ को लेकर सर ने इस पर बहुत ही बड़ा मार्मिक चिंतन किया गया है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि सचमुच अगर इस किताब को आप पढ़ोगे तो आपकी जो वैचारिक भूमिका है, आपकी जो दृष्टि है, उसमें बहुत बड़ा अंतर आएगा। और इस तरह से मैं अपने विचारों को यहाँ पर विराम देता हूँ।